पहला सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा? बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर ये देखा कि एक बारीकी एक खिड़की नमूद हुई कि जंजीर और कफल उसमें लगा है। अगर आपने अच्छे से स्टोरी पढ़ी है, समझा है, तो आपको याद होगा कि फर्श पर से जब पत्थर हटाया गया था, शहजादे ने ज़मीन के अंदर एक खिड़की देखी थी और उस खिड़की में जंजीरें लगी हुई थी, कफल लगा हुआ था, ठीक है, सोने की जंजीरें लगी हुई थी, ये चीज़ उसने देखी। दूसरा सवाल, मुल्क सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था? आसान सा सवाल है फिर से। मुल्क सादिक जिन्हों की बड़ी और वसी सल्तनत के बादशाह थे और शहजादे के बाप के करीबी दोस्त थे। कौन थे मुल्क सादिक? मुल्क सादिक जिन्हों के बादशाह थे, ठीक है, और जो बादशाह शहजादा था उसके बाप के दोस्त थे। ओके, चलिए जी, तीसरा सवाल, शहजादे के चाचा के लिए क्यों कहा गया कि वो बजाय अबू जहल के थे? इसका भी आसान सा जवाब है। शहजादे के चाचा के लिए बजाय अबू जहल इसलिए कहा गया है कि वो बहुत संग दिल और काफिर दिल इंसान था। समझ आ रहा है ना आपको? इसलिए बजाय अबू जहल कहा गया था क्योंकि वो बहुत संग दिल थे, काफिर दिल थे, और पूरे मुल्क का बादशाह बहैसियत बादशाह के बावजूद उसका दुश्मन जानी था, और पूरे मुल्क का मालिक बहैसियत बादशाह, पूरे मुल्क का मालिक था, बहैसियत बादशाह था, और फिर भी वो शहजादे का जानी दुश्मन था, यानी कि वो उसकी जान लेना चाहता था, उसको कत्ल कर देना चाहता था। चलिए, ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब आगे सैर चौथे दरवेश की को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इसको जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसको अपने अल्फाजों में लिखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आप यही लिखो, ठीक है। जो चैप्टर आपने पढ़ा, जो आपको याद रह रहा है, उसमें आप एक ऑर्डर के साथ उस सब को लिख लीजिए, या अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो और ये आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। या अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सेम यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम। खाली जगहों को पुर कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, खाली जगहों को पुर कीजिए। मुबारक शहजादे का डैश था, क्या था ज़रा बताइए? हमदर्द था, दुश्मन था, या बाई था? ये इसका हमदर्द था, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमदर्द। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, बादशाह शहजादे को डैश था। बादशाह शहजादे को क्या था? दामाद बनाना चाहता था, मारना चाहता था, या बादशाह बनाना चाहता था? देखो, जो बादशाह बना था ना, वो इसका चाचा था, वो इसको मार देना चाहता था। बादशाह शहजादे को मारना चाहता था, इसमें आएगा मारना। मुल्क सादिक ने शहजादे को डैश किया, बताइए ज़रा। मुल्क सादिक ने शहजादे को डैश किया, क्या किया? नाराज़ किया, खुश किया, या ख़त्म किया? खुश किया, ठीक है। उसने कहा था, अगर आपको याद हो, जिन्हों के बादशाह मुल्क सादिक ने उसे कहा था कि आपको अमानत दूंगा और अमानत में कोई खयानत नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपके साथ वैसे पेश आऊँगा जैसे मैं आपके बाप के साथ पेश आ रहा था, मतलब और उससे भी अच्छे सलूक से मैं पेश आऊँगा, मतलब खुश किया था। तीसरा सवाल, शहजादे डैश बंदर लाना चाहता था, बताइए। 21वां, 10वां या 40वां? कौन सा बंदर लाना चाहता था? 40वां, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा कि 39 बंदर तो इसके बाप ने लाए थे, लेकिन वो निकम्मे थे, सारे किसी काम के नहीं थे। तब तक वो किसी काम के नहीं थे जब तक 40वां बंदर उनके पास ना आ जाता। तो इनके जवाबात आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले में आएगा हमदर्द, फिर दूसरे में मारना चाहता, फिर तीसरे में खुश, और 40वां। ओके जी। चलिए, अगला सवाल है आपका, सियाक व सबक के साथ मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झैल पैराग्राफ का माहसल लिखिए। मतलब ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल आता है। आपको जो पैराग्राफ दिया होगा उसको सलीस उर्दू में लिखना होता है,
ठीक है, सलीस उर्दू में इसको लिखना है। सलीस उर्दू मतलब आसान उर्दू में इसको लिखना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ओके, चलिए ये आपका वहीं से सवाल है, यहाँ तक आपका सवाल है। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका सवाल है। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हमें इसी को वापस से लिखना है लेकिन आसान उर्दू में। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जब तलक शहजादा को मालिक उस तख्त व चतर का है, जो जवान हो और शऊर संभाले तो अपना घर देखे भाले, तुम उनकी नियाबत कीजियो। और सादा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस उर्दू में क्लास 10th की आपकी जो उर्दू है, इसमें पुरानी उर्दू के अल्फाज बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं जो बहुत मुश्किल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, समझना डिफ़िकल्ट है। तो उन्हीं अल्फाजों को आपने क्या करना है, आसान अल्फाजों में लिखना है। चलिए, और सियाह व रईत को ख़राब न होने दीजियो, जब वो बालिग हो इसको सब कुछ समझा बुझा कर तख्त हवाले करना, और दुश्मन और रोशन जो तुम्हारी बेटी है कि उससे शादी करके तुम सल्तनत का किनारा पकड़ना। इस सलूक से बादशाहत हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल ना आवेगा, ये कहकर आतो जहाँ बहक तस्लीम हुए। ठीक है, अब हमें लिखना है इसको आसान उर्दू में। चलिए देखिए, ये जो उर्दू है ना क्लास 10th की, ये जो उर्दू है, ये लग रहा है कि जैसे पुरानी उर्दू, या ऐसा समझ लो कि जैसा लग रहा है पहाड़ी है ये। हाँ, पहाड़ी जैसे होती है ना, वैसे लगभग है ये। अब इसी को हमें आसान अल्फाज में लिखना है। ये पैराग्राफ मीर अमन की दास्तान सैर चौथे दरवेश की से माखूज है। मतलब ये जो पैराग्राफ है ये दास्तान सैर चौथी दरवेश से लिया गया है। इसका हासिल ये है कि शहजादा जो अभी नाबालिग है, कमसन है, और जिसका हक है कि वो अपने बाप के बाद तख्त व ताज संभाले, उसके हक में ये वसीयत की गई कि बल वक्त की उम्र को पहुंच जाने के बाद उसे हुकूमत बादशाहत से आगाह करके तख्त नशीन बना दे। और ए मेरे भाई, तुम अपनी दख्तर नेक से उसकी शादी कर देना ताकि बादशाहत पे आंच न आने पाए। ठीक है, समझा दूं फिर से मैं। इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि शहजादा जो अभी नाबालिग है, कमसन है, ठीक है, और जो जिसका हक है कि वो अपने बाप के बाद तख्त व ताज को संभाले, अभी फ़िलहाल वो नाबालिग है, ये आप अपने पास रख सकते हो। ये बादशाह कह रहा है अपने भाई को, फ़िलहाल कह रहा है कि आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन ये हक जो है फिर मेरे बेटे को दे देना जब वो उस उम्र में का हो जाएगा, जब उसे बुरे और भले में पहचान हो जाएगी, नफ़ा और नुकसान, मतलब बालिग जब हो जाएगा, जब ये चीज़ें वो पहचान सकेगा, तो तब उसे तख्तो ताज वापस कर देना। और ए मेरे भाई, यानी भाई से कहता है कि तुम अपनी दख्तर नेक, यानी कि अपनी बेटी की शादी भी मेरे बेटे से करा देना, और इस तरह से बादशाहत जो है कायम रहेगी, बादशाहत पे कोई आंच नहीं आएगी। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल है आपका, दास्तान पर मुख्तसर नोट लिखिए, जो मैंने ऊपर आपको दिखा भी दिया और मैंने एक बार आपको ये अलग से वीडियो में बता भी दिया है। फिर से आप अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, इसकी अलग से मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है, आप दास्तान सर्च कर सकते हो, बाय शमीम सर साइड में लिख दिया करो, या फिर बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज, तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो निकल के आ जाएगी। आगे फिर हमें इसी बुक में ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में एक मुफरद, मुरक्कब और मुरक्कब नाकिस पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं मुफरद किसे कहते हैं। ये वो लफ्ज़ है जिसे एक माने समझे जाए, मुफरद कहलाता है। जैसे बादशाह, बरस, शहजादा, तख्त, जिसे एक ही माना समझा जाए उसको हम मुफरद कहते हैं। और मुरक्कब होता है वो जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज मिलकर बने, उसे मुरक्कब कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलते हैं जब, तो मुरक्कब बनता है। क्या बनता है? मुरक्कब बनता है। जैसे अगले बरस, मुबारक घड़ी, नेक शहजादा। अगले बरस तो एक ही लफ्ज़ है, लेकिन ये मिला के दो लफ्ज़ों से मिला के बना है, तो इसको मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। ठीक है, अगला है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल ना हो। ठीक है, जिससे सुनने वाला जो है उसे पूरा मतलब समझ में ना आए, जैसे जालिम बादशाह, गर्म पानी, मुबारक घड़ी। और मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, गैर मुफीद है ये। अगला सवाल है आपका, दर्ज झैल अल्फाज को मिलाकर सही जुमले बनाइए।
ये अल्फाज दिए हुए हैं इधर उधर करके और आपको इनको मिला के सही जुमला बनाना है। क्या है पहले देखो, पहले लिखा हुआ है था, फिर लिखा हुआ है मुल्क सादिक जिन्नू का बादशाह। क्या करने हैं आपको रीअरेंज करने हैं ये। तो सबसे पहले क्या आएगा, मुल्क सादिक, फिर क्या आएगा, जिन्नू का बादशाह था। ऐसे बन जाएगा ना जुमला, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो ना, मुल्क सादिक जिन्नू का बादशाह था, यहाँ पे दिख रहे हो। चलिए ये वाला मुल्क सादिक जिन्नू का बादशाह था। फिर आगे नेक्स्ट है आपका 10वीं पढ़ता में जमात हूँ मैं। तो क्या आएगा इसका, सीधा सीधा आ जाएगा मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है फिर आपका किनारे दरिया मेरा मदरसा वाक़ा के हैं। तो अगर देखो तो ये जो अल्फाज अरेंज किए हुए हैं इस तरह से, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, ये मीनिंगलेस हैं। जब इनको सही तरतीब में हम लिखेंगे तो इनका भी मतलब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दरिया के किनारे मेरा मदरसा वाक़ा है, तो इस तरह से इसका मतलब बन रहा है। अगला सवाल है कश्मीर भर दुनिया में मशहूर है। क्या आएगा इसका, कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। नेक्स्ट है दास्तान मीर अमून बागो बहार ने लिखी है। तो इसका आ जाएगा दास्तान बागो बहार मीर अमून ने लिखी है, क्योंकि ये सही दिया हुआ वहीं से तो सही बन जाएगा। या इसका अगर ऐसे बनाना चाहो, मीर अमून ने दास्तान बागो बहार लिखी है, सबसे पहले अगर लिखोगे मीर अमून ने दास्तान बागो बहार लिखी है, तो ऐसे भी ठीक से बन जाएगा। और जैसे है ये ऑलरेडी इस फॉर्म में, ये भी ठीक ही है। दास्तान मीर अमून बागो बहार ने लिखी है, नहीं, दास्तान बागो बहार आएगा पहले, दास्तान बागो बहार मीर अमून ने लिखी है। ठीक है, हो गया ये। चलिए हाँ, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।